हाँ भाई, वेलकम बैक क्लास। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था कि मेरे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना रहेगा व्हेन टू वेव्स इंटरफियर, ठीक है ना। जब मेरे पास दो वेव्स का इंटरफेरेंस हो रहा था, ठीक है, तो उसकी वजह से मेरे पास नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना रहेगा वो हम लोगों ने देखा था, ठीक है। सो व्हाट वाज इंटरफेरेंस? हम लोगों ने देखा था सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। आगे मतलब सबने सुपरपोजिशन मतलब अगर किसी भी एक पॉइंट पे मेरे पास दो अलग अलग वेव्स पहुंच जाती है, ठीक है, और वेव होती क्या है, एनर्जी ट्रांसफर। इसका मतलब उस पॉइंट पे दो अलग अलग एनर्जी पहुंच रही है, ठीक है। तो किसी भी एक पॉइंट पे मेरे पास दो अलग अलग वेव्स पहुंच जाती है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल कितना रहेगा? दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू द फर्स्ट वेव प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यू टू द सेकंड वेव, उनका वेक्टर एडिशन। आगे इसमें इसी को हम लोगों ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स बताया था, ठीक है ना। हाँ भाई, तो मेरे पास आ गया था कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट जो आना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर, ठीक है। ये था भाई साहब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फिर हम लोगों ने देखा था कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स के बेसिस पे हम लोग के कौन से फिनोमेना घट सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने देखा था कि एक इंटरफेरेंस पॉसिबल है, दूसरा स्टैंडिंग वेव्स पॉसिबल है, तीसरा जो है मेरे पास बीट्स फॉर्मेशन पॉसिबल था, ठीक है। एक और चौथा था रिसोर्सिव फिगर, लेकिन उसको फिलहाल हम लोग अभी पढ़ नहीं रहे, ठीक है, हमारे सिलेबस में वो इंक्लूडेड नहीं है। हाँ भाई, तो हम लोग ने स्टार्ट किया था इंटरफेरेंस। सो व्हाट वाज इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस वाज सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन विद सेम फ्रीक्वेंसी। आरियस मैम, ठीक है, जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी है एंड ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, तो उस फिनोमेना से उस रिजल्टेंट वेव को अपन लोग बोलेंगे, उस फिनोमेना को अपन लोग बोलेंगे इंटरफेरेंस। हमारी बात, जब दो वेव्स एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, और जब वो दो एक दूसरे से ऐड होती है, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट जो प्रोड्यूस कर रही है दैट इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, ठीक है। अब दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है, दो हम लोग ने इस वजह से दे रखा है ताकि हम लोग एग्जाम्पल समझ सकें उसका, ठीक है ना। हाँ भाई, तो हमने देखा था कि मान के चलो मेरे पास दो सोर्सेस है S1 S2, ठीक है, जिनकी वजह से मेरे पास सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। ऐसे सोर्सेस जिनसे मेरे पास सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स प्रोड्यूस होती है उनको हम लोग बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। ये मैंने आपको कल बताया था, कोहेरेंट मतलब सेम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं फिलहाल वेव्स, ठीक है ना। तो कोहेरेंट वेव्स, कोहेरेंट सोर्सेस मतलब ऐसे सोर्सेस जो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। अब सर सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स प्रोड्यूस कैसे करते हैं? कि दो अलग अलग इक्विपमेंट से हम लोग सेम फ्रीक्वेंसी की वेव प्रोड्यूस करना पॉसिबल है क्या? बहुत मुश्किल, ठीक है। अब इतना अपन लोग को तो करना नहीं भाई, छोटे से अपन लोग लैब एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है ना। तो लैब एक्सपेरिमेंट के लिए मैं दो कोहेरेंट सोर्सेस कैसे बनाता हूँ कि एक सिंगल सोर्स की वेव को मैं दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। हमारी बात, तो एक सिंगल सोर्स की वेव को मैं दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो ये जो दो अलग अलग सोर्सेज जो आ रहे हैं उनसे जो मेरे पास अलग अलग वेव्स अब जो प्रोड्यूस कर रही है, तो वो दोनों वेव्स मेरे पास कोहेरेंट नेचर या सेम फ्रीक्वेंसी मेरे पास एग्जिबिट करती है, ठीक है ना। हाँ भाई, आगे देखिए। फिर हमने क्या देखा था कि ये दो सोर्सेस से जब मेरे पास वेव्स एक पॉइंट पे आके मेरे पास ऐड होंगी, ठीक है, जब दोनों की दोनों वेव्स मेरे पास एक पॉइंट पे आ रही है, तो उस पॉइंट पे रखा गया पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा दैट विल बी इक्वल टू y नेट इज इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। आगे बस में, ठीक है, इस फिनोमेना को हम लोग बोल रहे थे इंटरफेरेंस, ठीक है। दोनों की मेरे पास फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरफेरेंस के, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था कि मेरे पास अगर मान के चलो पहला वेव था y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t माइनस kx, y2 was equal to a2 साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस फाइव, ठीक है। एक चीज आप नोटिस करो, दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। ये यहाँ से जो वेव आ रही है, यहाँ से जो वेव आ रही है, उनका एम्पलीट्यूड डिफरेंस हो सकता है, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। क्यों उन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है? क्योंकि वो एक कॉमन सोर्स से आ रहे थे, उनकी k की वैल्यू भी सेम है। सर k क्या होता था मेरे पास? वेव कांस्टेंट व्हिच वाज 2 पाई बाय लैम्डा, और लैम्डा वाज डिपेंडेंट ऑन बोथ सोर्स एंड मीडियम, ठीक है। अब सोर्स भी दोनों के लिए सेम, दोनों वेव्स के लिए सेम है, आ रही है उसमें, ठीक है। और जो मीडियम की अगर मैं बात करूँ तो दोनों के दोनों सेम मीडियम में ट्रांसफर कर रहे हैं, इस वजह से दोनों की k की वैल्यू मेरे पास सेम है, ठीक है। एंड फाइंड आउट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, ठीक है। फाइंड आउट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, ठीक है। ये वही सारी चीजें जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, आज उसको वापस से देख रहे, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं,
ठीक है। तो पहली वेव की इक्वेशन मान के चलो ये थी, दूसरी वेव की इक्वेशन मान के चलो ये थी। तो जो मेरे पास जो रिजल्टेंट वेव जो आ रही थी दैट विल बी y1 + y2, और रिजल्टेंट वेव का मेरे पास फाइनली रिजल्ट क्या आ रहा था, कुछ a नेट sin ओमेगा t माइनस kx प्लस अल्फा। ठीक है, मेरे पास जो रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन जो आ रही थी यहाँ से, ठीक है, वो मेरे पास आ रही थी a नेट sin ओमेगा t माइनस kx प्लस अल्फा। तो इससे हम लोग ने क्या कंपेयर किया था कि सर अगर मेरे पास दोनों ट्रैवलिंग साइन वेव है ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, तो जो रिजल्टेंट वेव आ रही है वो भी एक ट्रैवलिंग साइन वेव है ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है हमारी बात। अब अगर इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रहती तो क्या रिजल्टेंट की मेरे पास फ्रीक्वेंसी सेम आनी चाहिए थी क्या, और रिजल्टेंट एक ट्रैवलिंग साइन वेव भी आएंगे या कुछ और आएंगे क्या, वो बता सकता था क्या, नहीं सर। ठीक है, इस वजह से हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी सेम करके रखा, मतलब बेसिकली ये एक स्पेशल केस है इसको क्वेश्चन हमारी ना बात। ठीक है, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट वेव आ रही है दैट इज आल्सो अ ट्रैवलिंग साइन वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ठीक है, अब a नेट की वैल्यू अगर आपको याद होगा तो a नेट वाज अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई नॉट। ठीक है, और tan अल्फा की अगर मैं वैल्यू देखूं तो tan अल्फा वाज a sin अल्फा अपॉन a1 प्लस a2 सॉरी a2 sin अल्फा अपॉन a1 प्लस a2 cos। ठीक है ना, चलो यहां तक हम लोगों ने कल देखा था। ठीक है, आज इसी के आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ, हमारे पास ए नेट आ गया था। अगर आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को एक टर्म बताया था इंटेंसिटी। आइए उसमें इंटेंसिटी वाज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, और एनर्जी पर यूनिट टाइम को मैं पावर लिख सकता हूँ, मतलब इंटेंसिटी को मैं लिख सकता हूँ पावर पर यूनिट एरिया। एरिया को एस से डिनोट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि एम्पलीट्यूड को मैं ए से ऑलरेडी डिनोट कर रखा हूँ, तो एरिया को भी अगर ए से डिनोट करूँगा फालतू में कंफ्यूजन होगा, तो फिलहाल एरिया को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ। तो इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट ए आइए इसमें। और इंटेंसिटी आप लोगों को याद होगा जब अपन लोग ने लास्ट टाइम डिराइव किया था, तो इंटेंसिटी वाज कमिंग प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर से प्रोपोर्शनल आ रहा था। समझ में आ रही ना बात, याद होगा आप लोगों ने इसके बारे में क्वेश्चन भी किया था। हाँ, तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ये मुझे नॉलेज है। ठीक है, और ए नेट के बारे में मुझे पता है कि ए नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक है, हम निकालना क्या चाहते हैं सर, हमको पता है कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना था। अब हमको ये निकालना है कि रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी कितनी रहेगी। हमारी बात, हमको ये निकालना है कि रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी कितनी रहेगी। हमारी बात, तो मुझे पता है कि I इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। इसके हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूँ कि आई नेट इज प्रोपोर्शनल टू ए नेट का स्क्वायर। हमारी बात, आई नेट विल बी प्रोपोर्शनल टू ए नेट का स्क्वायर, I1 विल बी प्रोपोर्शनल टू a1 का स्क्वायर, I2 विल बी प्रोपोर्शनल टू a2 का स्क्वायर। आ रही है इसमें। ठीक है, फिर आई नेट I1 I2 क्या है सर, I1 इज द इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट वेव एट दिस पॉइंट। ठीक है, I1 इज द इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव एट दिस पॉइंट, I2 is the intensity of second wave at this point, and I net is the intensity of resultant wave at this point. समझ में आ रही ना बात। ठीक है, तो मुझे अब I net पता करना था, तो मैं लिख सकता हूँ A net is equal to under root of A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi naught। ठीक है, तो अगर मेरे पास I net is proportional to A net square है, अगर मेरे पास I net is proportional to A net square है, ठीक है, इसको फिलहाल मिटा रहा हूँ मैं, तो मैं इससे लिख सकता हूँ कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के मैं कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो आई नेट इज इक्वल टू कुछ के इंटू ए स्क्वायर हो गया, ए नेट स्क्वायर। वैसे यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ I1 इज इक्वल टू के इंटू A1 स्क्वायर, I2 इज इक्वल टू के इंटू A2 स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे ये कांस्टेंट के जो आता था दैट वाज अ कांस्टेंट डिपेंडेंट ऑन मीडियम एंड सोर्स। आर इसमें के वाज अ कांस्टेंट डिपेंडेंट ऑन मीडियम एंड सोर्स। अब सोर्स की प्रॉपर्टी किस प्रॉपर्टी पे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। जो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वेव की है वही फ्रीक्वेंसी सेकंड वेव की है, वही फ्रीक्वेंसी थर्ड वेव की है। मतलब तीनों के लिए मैं बोल सकता हूँ कि सोर्स की प्रॉपर्टी तो सेम थी। इवन अगर मैं एक और मीडियम की बात करूँ तो ये जिस मीडियम में जा रहा है ये भी उसी मीडियम में जा रहा है, रिजल्टेंट भी उसी मीडियम में आ रही है। इसका मतलब तीनों के लिए मेरे पास सोर्स की प्रॉपर्टी भी सेम है, तीनों के लिए मेरे पास मीडियम की प्रॉपर्टी भी सेम है। इसका मतलब तीनों के लिए जो कांस्टेंट आएगा वो सेम ही रहेगा मेरे पास। इस वजह से मैंने सारों को के लिखा हुआ। हमारी बात ठीक है। हाँ भाई, आगे देखिए, तो मुझे मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि अगर आई नेट इज इक्वल टू के इंटू ए नेट का स्क्वायर, तो ए नेट स्क्वायर इज इक्वल टू आई नेट अपॉन के। वैसे A1 स्क्वायर इज इक्वल टू I1 अपॉन के, A2 स्क्वायर इज इक्वल टू I2 अपॉन के। आ रही इसमें, और ये वैल्यू जो है मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, फिलहाल सर ए नेट है, ए नेट स्क्वायर नहीं है, तो क्या बात है भाई, स्क्वायर कर दो।
तो मैं लिख सकता हूँ ए नेट स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1A2 कॉस फाई नॉट। ठीक है, अब ए नेट स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई नेट अपॉन के। A1 स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, I1 अपॉन के। A2 स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, I2 अपॉन के। ठीक है, सॉरी स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ पे A1 जो आ रहा है मेरे पास, अगर A1 स्क्वायर I1 अपॉन के तो A1 क्या होगा, अंडर रूट ऑफ I1 अपॉन के। A2 के लिए अगर A2 स्क्वायर I2 अपॉन के तो A2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ I2 अपॉन के। तो वैल्यूज अगर मैं पुट करता हूँ तो दिस इज I नेट अपॉन के इज इक्वल टू I1 अपॉन के प्लस I2 अपॉन के प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 अपॉन के इंटू अंडर रूट ऑफ I2 अपॉन के, तो वो हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ I1 I2 होल अपॉन के कॉस फाई नॉट। समझ में आ रही बात? ठीक है, के वाजिब। तो मेरे पास फाइनली आ गया आई नेट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 कॉस ऑफ फाई नॉट। समझ में आ रही बात? ठीक है, हाँ भाई, अगर आपको इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन की बात कर रहे हैं, मतलब आपको एम्पलीट्यूड के टर्म्स में उसकी बात करना पड़ेगा। अगर आपको ये पूछा जा रहा है कि मेरे पास एनर्जी के टर्म्स में बात करना है, ठीक है, तो एनर्जी कितनी ट्रांसफर हो रही है वो बताएंगे आपको इंटेंसिटी। समझ में आ रही ना बात? ठीक है, तो आप ये देख लेना कि आपको इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन या फिर इन टर्म्स ऑफ मोशन स्टडी करना है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ये अपने काइनेमेटिक्स स्टडी करना है, ये इन टर्म्स ऑफ अपन लोग को एनर्जी कैलकुलेशन देखना है। इन टर्म्स ऑफ काइनेमेटिक्स अगर अपन को देखना है तो वो अपन लोग ये वेव इक्वेशन से देखेंगे। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कैलकुलेशन देखना है तो अपन लोग इंटेंसिटी के टर्म्स में। समझ में आ रही ना बात? ठीक है, चलो, क्योंकि आप लोग को पता है कि भाई वेव इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी रिलेटेड टर्म क्या होती है, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी के टर्म्स में अगर मेरे पास इंसिडेंट दोनों वेव्स की I1 और I2 की अगर मुझे इंटेंसिटी बता दें तो रिजल्टेंट की इंटेंसिटी कितनी होंगी वो मुझे पता होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? क्योंकि ये एनर्जी रिलेटेड टर्म है और वेव होती ही ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। समझ में आ रही बात? तो ये रिलेशन जो है मुझे ज़्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन दे रहा है ऑफ वेव, ठीक है, एज कंपेयर टू दीज इक्वेशंस। समझ में आ रही ना बात? ठीक है, चलो, हाँ आगे देखिए, यहाँ तक जो अभी अपन लोगों ने कैलकुलेशन किया है, ठीक है, हमारे पास कल आपको याद होगा ई नेट जो आया था, ठीक है, तो ई नेट मैक्सिमम कितना होता है और ई नेट मिनिमम कितना होता है वो अपन लोगों ने निकाला। ठीक है, मैक्सिमम ई नेट कितना आ रहा था मेरे पास, ई नेट मैक्स वो आ रहा था मेरे पास A1 प्लस A2। हरी बात समझे, वो आ रहा था मेरे पास A1 प्लस A2 where cos phi naught was equal to 1। जब मेरे पास cos phi naught आ रहा था 1 के बराबर। ठीक है, A net क्या था एक बार सर मैं वापस आपको बता देता हूँ। A net was ठीक है सर, मेरे पास A net की वैल्यू आई थी अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1A2 का cos phi naught। समझ आ रही बात? ठीक है, तो मेरे पास A नेट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही थी सर, A1 प्लस A2, और ये कब आ रही थी, जब मेरे पास cos phi naught was equal to 1। ठीक है, फिर phi naught, ठीक है, cos phi naught is equal to 1, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या रहता, phi naught is equal to 2n/। समझ आ रही बात? ठीक है, और A नेट मिनिमम कब आ रहा था सर, A1 माइनस A2। ठीक है, मॉड ऑफ A1 माइनस A2 आ रही है उसमें। ठीक है, where cos phi naught was equal to -1। ठीक है, और cos phi naught is equal to -1 का जनरल सॉल्यूशन आ रहा था phi naught is equal to 2n plus 1 पर। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब सर ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड आ गए। ठीक है, अब हमको पता है इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, मतलब जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा वहां पे इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी और जहां पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा वहां पे भी इंटेंसिटी भी मिनिमम होगी। तो यहां से मैं बता सकता हूं कि A max is equal to A1 plus A2। ठीक है, और इंटेंसिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर होती है। ठीक है, तो इंटेंसिटी होती है प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, तो A इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ I।
हमारी बात, तो अगर मेरे पास ए वाला टर्म है तो उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ आई। तो अगर मेरे पास ए मैक्स इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू है तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ आई मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई वन प्लस अंडर रूट ऑफ आई टू। ठीक है, ए मैक्स के करस्पॉन्डिंग आएगा अंडर रूट ऑफ आई मैक्स, ए वन के करस्पॉन्डिंग आएगा अंडर रूट ऑफ आई, ए टू के करस्पॉन्डिंग आएगा अंडर रूट ऑफ आई टू। हमारी बात, वैसे ए मिनिमम के करस्पॉन्डिंग में इंटेंसिटी का रिलेशन क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ आई मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई वन माइनस अंडर रूट ऑफ। हमारी बात ठीक है। हाँ भाई, अभी आप एक चीज नोटिस करो कि हम लोग जो भी चीजें अभी देख रहे हैं इंटरफेरेंस के बारे में, उसे मैथमेटिकल व्यू देख रहे हैं। ठीक है, तो पहले अभी हम लोग मैथमेटिकल व्यू के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, फिर उसके बाद उसका फिजिकल सेंस क्या आता है उसका वो भी मतलब समझेंगे। समझ में आ रही ना बात? ठीक है, हाँ भाई यहाँ तक देखिए। हाँ भाई ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि मेरे पास आई मैक्स और आई मिनिमम का क्या रिलेशन आ रहा है इन टर्म्स ऑफ आई वन एंड आई टू। ठीक है ना, एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, खुद से सोचना। ऑप्शन ए, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू ए मैक्स स्क्वायर अपॉन ए मिनिमम का स्क्वायर। ऑप्शन बी, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू का स्क्वायर अपॉन ए वन माइनस ए टू का स्क्वायर। ऑप्शन सी, ए मैक्स अपॉन ए मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई वन प्लस आई टू अपॉन अंडर रूट ऑफ आई वन माइनस आई टू। ऑप्शन डी, ए मैक्स स्क्वायर अपॉन ए मिनिमम स्क्वायर is equal to under root of I1 plus under root of I2 upon under root of I1 minus under root of I2। ठीक है, which of the following है तो आपको ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन होमवर्क है, आराम से ट्राई करिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब सुनो, हमें पता चला था कि ए मैक्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव कितना होगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव का कितना होगा। आ रही है इसमें, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा, ठीक है, मेरे पास जो रिजल्टेंट वेव आएगा उसके पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है दैट विल लाई बिटवीन a1 प्लस a2 एंड a1 माइनस a2। सुनारी बात? ठीक है, मैं ये सेफली बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ रिजल्टेंट वेव जो रहेगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ रिजल्टेंट वेव जो रहेगा वो इसकी मैक्सिमम और इसकी मिनिमम वैल्यू में कहीं ना कहीं बीच में लाई करेगी। हमारी बात ठीक है? हाँ बोलो। जब मेरे पास दोनों वेव्स ऐसे ऐड हुए हैं, दोनों वेव्स मेरे पास ऐसे ऐड हुए हैं जिसकी वजह से मेरे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है। हमारी बात, जब मेरे पास दोनों वेव्स ऐसे ऐड हुए हैं जिसकी वजह से मेरे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है, इसको अपन लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमारी बात ठीक है? तो बेसिकली इंटरफेरेंस ऑफ वेव सच दैट वी गेट द मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड, देन इट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमारी बात। ऑन द अदर हैंड, जब मेरे पास वेव्स ऐसे ऐड हुए आपस में जिसकी वजह से मिनिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है, दैट इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
दैट इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमारी बात ठीक है। तो जब मेरे पास मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड मिल रहा है दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब मेरे पास मिनिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड मिल रहा है तो मेरे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ बेसिकली ये रिलेशन अपन लोग नया ऐसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं कि जो मेरे पास जो नेट एम्पलीट्यूड जो रहेगा, ठीक है, जो नेट एम्पलीट्यूड जो रहेगा मेरे पास दैट कैन लाई बिटवीन a1 plus a2 एंड a1 minus a2। चल हमारी बात ठीक है, दैट इज a max एंड a minimum। हमारी बात तो जो ये ज्यादा अच्छा रिलेशन है क्योंकि अपन लोग एम्पलीट्यूड्स कंपेयर कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो नेट एम्पलीट्यूड रहेगा ऑफ द पार्टिकल दैट विल लाई बिटवीन a1 plus a2 एंड a1 minus a2। डिपेंड करता है कि वो वेव्स आपस में कैसे ऐड होगी, ठीक है। ये इसका मैथमेटिकल सेंस है। अभी बस मैथमेटिकल सेंस समझो, जब मैं आपको इसका फिजिकल सेंस दूंगा तो बहुत बढ़िया फील आ जाएगी। हमारी बात फिलहाल ये चीज समझो, ठीक है। तो जब मेरे पास a max मिलता है, दो वेव्स का इंटरफेरेंस इस तरीके से हो रहा है जिसकी वजह से मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड मिल रहा है, दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके सिवा दो वेव्स का इंटरफेरेंस इस तरीके से हो रहा है ताकि मिनिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड मिल रहा है, दैट इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। चलो हाँ, इसको एक और सेंस में अपन लोग क्या बोल सकते थे कि ऐसा इंटरफेरेंस जिसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल रहे हैं। ऐसा इंटरफेरेंस जिसमें मिनिमम इंटेंसिटी मिल रही है उसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हर एक में ठीक है, खाना ऐसा खाओ घुमा के खाओ, बात तो सही नहीं है अपने पास। चलिए अब इसके बाद हेडिंग डालिएगा physical sense of constructive interference and destructive interference। Physical sense of constructive interference and destructive interference। देखिए जो दोनों वेव्स इंटरफेरेंस कर रही है उसके बारे में हमने क्या देखा कि अगर इंटरफेरेंस फिनोमेना दिख रहा हो तो फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद वो दोनों के दोनों सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही है, मतलब ओमेगा सेम है, सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही है, इस वजह से उनकी वेलोसिटी सेम है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जो मीडियम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। तो अगर मेरे पास ओमेगा सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो मुझे पता है कि वेलोसिटी ऑफ वेव होती है लैम्डा इंटू एफ। तो लैम्डा को मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन एफ। अब दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी सेम, दोनों के लिए वेलोसिटी सेम, मतलब मैं दोनों के लिए बोल सकता हूँ मेरे पास लैम्डा सेम रहेगा, ठीक है। और वेवलेंथ होती क्या थी कि एक ऑसिलेशन के लिए वो कितनी लेंथ कवर करता है। आरएस में वेवलेंथ क्या होती थी कि एक ऑसिलेशन के लिए वो कितनी लेंथ कवर करता है। तो मान के चलो ये पहली वेव है, ठीक है, इसके लिए मेरे पास लैम्डा इतना है, ठीक है। तो दूसरी वेव के लिए भी जो मेरे पास जो लैम्डा जो रहेगा, दूसरी वेव के लिए भी जो वेवलेंथ है वो मेरे पास सेम होनी चाहिए, दूसरी वेव की भी मेरे पास वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। आ रही है उसमें, ठीक है। इसका मतलब अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब जितने ऑसिलेशंस पहली वेव में आ रही है उतनी ऑसिलेशंस मेरे पास दूसरी वेव में आनी चाहिए। आ रही है उसमें, ठीक है। इंटरफेरेंस से पहले लोग वेव समझते क्या हो रहा है, ठीक है, दोनों वेव्स में क्या क्या चीज आ रही है पहले वो समझते हैं कि दोनों वेव्स में सेम क्या है, दोनों वेव्स में डिफरेंट क्या है, ठीक है। तो हमने देखा कि मेरे पास फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब जितने ऑसिलेशंस इसमें आ रहे हैं पर यूनिट टाइम उतने ही ऑसिलेशंस इसमें आ रहे हैं पर यूनिट टाइम, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ वेव सेम है, मतलब जितनी स्पीड से ये ट्रैवल कर रहा है उतनी स्पीड से ये ट्रैवल कर रहा है। वेवलेंथ सेम है, मतलब जितनी लेंथ इसकी वेवलेंथ की, इसका एक ऑसिलेशन का जितना लेंथ है उतना ही लेंथ इसके ऑसिलेशन का होना चाहिए। समझ बात, ठीक है। इसके मतलब अगर तुमने इसके ऊपर इसको सुपरपोज करने की कोशिश की, मतलब तुमने सेकेंड वेव को उठा के फर्स्ट वेव के ऊपर अगर रखने की कोशिश करा तो वो एक दूसरे पे कंप्लीट ओवरलैप करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ से इसका जहाँ पे मेन पोजीशन आ रहा है वहीं पे उसका भी मेन पोजीशन आएगा, फिर से दोनों का मेन पोजीशन मैच करेगा, फिर से दोनों का मेन पोजीशन मैच करेगा। समझ बात, ठीक है। तो एक दूसरे से वो कंप्लीट मेन पोजीशन मैच कर देंगे, समझ बात, क्योंकि उनका वेवलेंथ सेम है, ठीक है। जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी, मतलब मैं इसको उठा के यहाँ पे आराम से देख सकता हूँ और मैं टोटल नेट निकाल सकता हूँ। हाँ, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई मेरे पास जो दोनों वेव्स हैं उनकी क्या क्या सेम है और क्या क्या डिफरेंट है। अच्छा चलो डिफरेंस के बारे में एक बार अपन लोग देख लेते हैं। अगर आपने एक चीज नोटिस किया होगा तो दोनों की मैंने ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है
ठीक है, दोनों की जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है दैट इज वेव लेंथ, वो तो सेम है, लेकिन मैंने दोनों की हाइट डिफरेंट बनाया है। हाइट क्या थी, ये हाइट होती है एम्पलीट्यूड, ये हाइट होती है एम्पलीट्यूड। आरएस में फ्रीक्वेंसी सेम, वेलोसिटी सेम, लैम्डा सेम, लेकिन क्या उनका एम्पलीट्यूड सेम होना जरूरी है क्या? नहीं सर, एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है सर। हमारी बात मतलब एक तो डिफरेंस हो गया एम्पलीट्यूड का, एक और डिफरेंस क्या हो सकता है सर? उनका इनिशियल फेज, एक और डिफरेंस क्या हो सकता है उसका? इनिशियल फेज। हमारी बात तो डिफरेंस रहेगा मेरे पास इनिशियल फेज या एम्पलीट्यूड में, लेकिन उनके ओमेगा, लैम्डा और वो जो है वेलोसिटी ऑफ वेव वो सेम होना चाहिए। ठीक है, हाँ भाई, अब समझते हैं कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता क्या है। मान के चलो कि अपनी पहली वेव है, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड है मान के चलो A1, सुनारी बात। ठीक है, अब दूसरी वेव का भी जो लेंथ जो रहेगा मेरे पास सेम ही रहेगा। ठीक है, दूसरी वेव का भी लेंथ मेरे पास सेम ही रहेगा, सुनारी बात। ठीक है, मतलब ये जो वेव लेंथ जो है वो मेरे पास सेम ही रहना चाहिए। यहाँ पे पन्नो बनाएंगे दूसरी वेव। ठीक है, एक काम करो, दूसरी वेव के पन्नो ब्लू से बनाएंगे, रिजल्टेंट को रेड से बनाते हैं। बस दूसरी वेव में आपको डॉटेड बना के बताऊँ। हाँ, अब सुनो, अगर मुझे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए रिजल्टेंट का, जो मेरे पास जो रिजल्टेंट वेव जो रहेंगी, ठीक है, रिजल्टेंट वेव, अगर रिजल्टेंट वेव का मुझे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए, मेरी बात, अगर मुझे रिजल्टेंट वेव का अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए, तो मैं एक चीज तो आराम से बोल सकता हूँ कि अगर इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड मैच हो गया, मेरी बात, अगर इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड एक दूसरे के ऊपर मैच हो गया, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका भी मेरे पास एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा। मान के चलो इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे आ रहा है, लेकिन दूसरे वाली वेव का एम्पलीट्यूड कहीं बाजू में आ रहा है, समझ आ रही बात? तो क्या इसका मैक्सिमम और इसका मैक्सिमम आपस में ऐड हो जाएगा? नहीं सर, इसका मैक्सिमम ये वाले पार्टिकल से ऐड होगा और इसका मैक्सिमम ये वाले उसके नीचे वाले पार्टिकल से ऐड होगा, समझ आ रही बात? तो मेरे पास रिजल्टेंट मैक्सिमम नहीं आ रहा होगा। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, मान के चलो अगर मेरे पास सेकेंड वेव कुछ ऐसे दिखाई देगी, मान के चलो सेकंड वेव जो थोड़े से ऐसे, मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं हो रही, सेकंड वेव थोड़ा आगे शिफ्ट, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट होने की जगह थोड़ा आगे से स्टार्ट हो। समझ में आ रही बात? मतलब जहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड है वहां पे सेकंड का ये वाला लेंथ आ रहा है, ठीक है, तो इतनी लेंथ प्लस इतनी लेंथ, तो रिजल्टेंट जो है, मान के चलो ये लेंथ है मेरे पास कुछ y1, ये लेंथ है मेरे पास a1, तो जो रिजल्टेंट की इस पॉइंट पे लेंथ आएंगी दैट विल बी इक्वल टू y1 प्लस a1। हमारी बात, जब ये इससे ऐड हो रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से ऐड हो रहा है मेरे पास, तो यहाँ पे लेंथ हो रही थी y1, यहाँ पे लेंथ हो रही थी मेरे पास a1, ठीक है, सॉरी y2 बोल दो इसको, यहाँ पे लेंथ हो रही थी मेरे पास y2, यहाँ पे लेंथ हो रही थी मेरे पास a1, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट की जो लेंथ आ रही होंगी दैट विल बी इक्वल टू y1 प्लस a1, सॉरी y2 प्लस a1। समझ में आ रही बात? ऑन दी अदर हैंड, जब मैं इसके एम्पलीट्यूड की बात करता हूँ, तो जहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड आ रहा है वहां पे फर्स्ट वेव का कोई दूसरा लेंथ आ रहा है, मान के चलो y1। हमारी बात, ठीक है, तो ये है मेरे पास y1, ये है मेरे पास a2, तो इस फर्स्ट वेव के हिसाब से इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था y1, सेकंड वेव के हिसाब से इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था a2, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू y2 प्लस सॉरी y1 प्लस a2। हमारी बात, नेट डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा मेरे पास y1 प्लस a2 आलियस में, ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे पास वेव थोड़ा आगे से शिफ्ट है। लेकिन मान के चलो अगर ऐसा केस होता कि जहां से इसने स्टार्ट किया वहीं से ये भी स्टार्ट करती हो, ठीक है, जहां से फर्स्ट वेव स्टार्ट हो रहा है वहीं से सेकंड वेव भी स्टार्ट हो रहा होगा, तो सोचो सर क्या कमाल की चीज है।
हाँ, फर्स्ट वेव मान के चलो यहीं से स्टार्ट हो रहा है अपने पास, सेकंड वेव भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अब क्योंकि दोनों की मेरे पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है, मतलब जहाँ पे इसका मिनिमम आएगा फर्स्ट का मिनिमम, वहीं पे सेकंड का मिनिमम भी आने वाला है, ठीक है। और जहाँ पे फर्स्ट का मैक्सिमम मतलब वहीं पे सेकंड का भी मैक्सिमम रहेगा। तो मेरे पास सेकंड वेव कुछ ऐसे दिखाई देगी। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब अगर मैं रिजल्टेंट की बात करता हूँ, अगर मैं अब रिजल्टेंट वेव की बात करता हूँ, ठीक है, तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था इसका A1, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना था A1, ठीक है। तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वेव होना चाहिए था A1, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू सेकंड वेव होना चाहिए था मेरे पास A2। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट रहेगा ये पॉइंट का, समझ में आ रही बात, ठीक है। ये बात समझो क्या हो रहा है, ये बात समझो पहले। ये मेरे पास नो वेव सिचुएशन, नो वेव सिचुएशन जब सारे पार्टिकल्स वहीं पे अपने मेन पोजीशन पे लाई कर, ठीक है। जैसी फर्स्ट वेव आई तो उसके हिसाब से मेरे पास पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था A1। जैसी फर्स्ट वेव आई उसके हिसाब से इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जैसी फर्स्ट वेव आई उसके हिसाब से इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, मान के चलो मैं पार्टिकल P बोलो, ठीक है। हाँ, जैसी फर्स्ट वेव आई तो उसके हिसाब से पार्टिकल P का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था A1। वैसे ही पार्टिकल P का डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू सेकंड वेव कितना होना चाहिए था मेरे पास A2। तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट रहेगा पार्टिकल P का वो मुझे कितना दिखाई देगा सर A1 प्लस A। नेट डिस्प्लेसमेंट जो दिखाई देगा दैट विल बी A1 प्लस। और इसमें जब वेव मेरे पास थोड़ी सी आगे शिफ्टेड थी तब मेरे पास कितना आ रहा था A1 प्लस Y2 आरियस में, या फिर A2 प्लस Y1। हमारी बात क्या, अब मेरे पास मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ठीक है। और इसी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट को अपन लोग क्या बोल रहे थे A मैक्स, इसी को अपन लोग क्या बोल रहे थे A मैक्स। हमारी बात ठीक है, समझा। तो ऐसे फिनोमिना को, ठीक है, इस सिचुएशन में जहां पे मेरे पास A1 का एम्पलीट्यूड और A2 का एम्पलीट्यूड जो है एक दूसरे से एग्जैक्टली मैच कर रहा है, या फिर दोनों वेव्स एक दूसरे के एग्जैक्ट सुपर इम्पोज हो रही है, ठीक है, सच दैट कि वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम बना रहे हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को वो मैक्सिमम बनाते हैं। इस फिनोमेना को, इस टाइप ऑफ वेव एडिशन को अपन लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस को अपन लोग क्या बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब एक दूसरे से ऐड हो रही है, हाँ या नहीं, ठीक है। और क्या कैसे ऐड कर रही है, सच दैट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ रहा है, तो इस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस को अपन लोग क्या बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझा रही बात, समझा नहीं समझा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जहां पे इसका पॉजिटिव एक्सट्रीम है वहीं पे इसका पॉजिटिव एक्सट्रीम है, तो फिर वो एक दूसरे का रिजल्टेंट मैक्सिमम कर रहे हैं। जहां पे इसका नेगेटिव एक्सट्रीम है वहीं पे इसका नेगेटिव एक्सट्रीम है, तो फिर से अपना रिजल्टेंट मैक्सिमम कर रहा है। समझ रही ना बात, ठीक है। तो ये होता है मेरे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये है उसका फिजिकल सेंस, ठीक है। अभी मैं आपको आगे एक और चीज थोड़ा फेस मतलब आगे का एक और टॉपिक आएगा उसमें, ठीक है, छोटा सा सब टॉपिक टाइप है, तो उस सब टॉपिक को जो मैं आपको इससे और रिलेट करूंगा तो वो और बढ़िया अंडरस्टैंडिंग देगा, ठीक है, और चीजें बढ़िया तरीके से दी होगी, मतलब चीजें पूरी दिखाई देने लगती हैं, आप भी बोलोगे वाह सर क्या बात, ठीक है। ये तो बात होगी सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप लोगों को एक बात तो भाई समझ में आई गई होंगी, ठीक है। अच्छा एक काम करो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से पहले मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में आपको एक और चीज बताता हूँ। ये थी अपनी सेकेंड वेव, जानते नहीं था, ये थी आपके पास सेकेंड, ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड मेरे पास एक बात देखते हैं, ये पॉइंट पे जो पार्टिकल है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वेव ये पॉइंट वाला पार्टिकल अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड पे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड वेव वो सेम पार्टिकल अपने पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड A2 पे होना चाहिए। आ रही उसमें मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वेव भी ये पार्टिकल अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड वेव भी ये पार्टिकल अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। पॉजिटिव एक्सट्रीम से ये पार्टिकल कहाँ आ रहा होगा नीचे की तरफ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वेव। अकॉर्डिंग टू सेकेंड वेव पॉजिटिव एक्सट्रीम से कहाँ पे आ रहा होगा नीचे की तरफ। अच्छा भाई, मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वेव जैसा मोशन आ रहा है पार्टिकल का, वैसे ही सेम मोशन अकॉर्डिंग टू सेकेंड वेव आ रहा है। हमारी बात, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वेव जो मेरे पास पार्टिकल P का मोशन आ रहा है, वैसे ही मोशन मेरे पास अकॉर्डिंग टू सेकंड वेव पार्टिकल P का मोशन है। हमारी बात, फर्स्ट वेव के हिसाब से पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था और नीचे आने वाला है, सेकंड वेव के हिसाब से पार्टिकल P पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था और नीचे आने वाला है।
अच्छा, ये आपको कुछ याद आ रहा होगा कि जो मैंने आपको पहले टॉपिक बताया था, इसको बोलते हैं, ऐसे टाइप की सिचुएशन को अपन लोग बोलते हैं इन फेस। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? इन फेस। समझ में आ रही बात? समझा नहीं समझा? अच्छा भाई, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मुझे तब मिलता है जब दोनों की दोनों वेव्स अपने आप में इन फेस थे, परफेक्टली इन फेस थे। समझ आ रही बात? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मुझे तब मिलता है जब दोनों वेव्स आपस में परफेक्टली इन फेस थे। समझ आ रही बात? ठीक है, देन वी गेट द रिजल्टेंट एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आ रही बात? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का बहुत कुछ खुद से गेस कर ही चुके होंगे, ठीक है, उसको मैं आपको समझाऊंगा, फिलहाल आप समझो। ठीक है, कि अगर इसका पॉजिटिव एक्सट्रीम इसके पॉजिटिव एक्सट्रीम से मैच कर रहा है तो मेरे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के हिसाब से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है, और पॉजिटिव एक्सट्रीम अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम से मैच कर रहा है तो इसी सिचुएशन को अपन लोग बोलते हैं परफेक्टली इन फेस। इसको अपन क्या बोलते हैं? परफेक्टली इन फेस। सुनारी बात? ठीक है, तो वी कैन सेफली से दैट वी विल गेट constructive interference when both the waves are in perfectly in phase. So are in perfectly in phase situation. ठीक है, ये हुई बात भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब सुनिए, अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशकारक बुद्धि। हाँ भाई, जब मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात की थी तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ रहा था वो मेरे पास A1 + A2 आ रहा था। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। यहाँ पे आने वाली अपनी रिजल्टेंट वेव वो देखेंगे। सबसे पहले अपन लोग को फर्स्ट वेव तो अपन लोग ने ऐसे मान ली थी, अब सेकंड वेव ड्रॉ करके देखते हैं। जब मुझे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए था रिजल्टेंट का, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वही होता जब मेरे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा था, तो जब मुझे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए था तो इसके पॉजिटिव एक्सट्रीम को मैंने सेकंड वेव के पॉजिटिव एक्सट्रीम से मैच करा दिया था। हाँ या नहीं? जब मुझे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए था तो मैंने फर्स्ट वेव के पॉजिटिव एक्सट्रीम को सेकंड वेव के पॉजिटिव एक्सट्रीम से मैच करा दिया था। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मुझे क्या चाहिए रहता है सर? मिनिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मुझे कितना चाहिए रहता है? मिनिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड। तो सर अगर मैंने फर्स्ट वाले के पॉजिटिव एक्सट्रीम को सेकंड वाले के नेगेटिव एक्सट्रीम से मैच करा दिया, हमारी बात, फर्स्ट वाले के पॉजिटिव एक्सट्रीम को अगर मैंने सेकंड वाले के नेगेटिव एक्सट्रीम से मैच करा दिया तो क्या मेरे पास रिजल्टेंट फिर मिनिमम आ रहा हूं? आ रही बस में ये पार्टिकल P का डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्टिकल प्लस A1 होना चाहिए, पार्टिकल P का डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू सेकंड वेव माइनस A2 होना चाहिए। हमारी बात, तो जो मेरे पास रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी A1 माइनस A2 मिनिमम, मतलब जितना पार्टिकल A उठाना, सॉरी फर्स्ट वेव उठाना चाहता था मैक्सिमम उतना मेरे पास वेव 2 ने उसको नीचे गिरा दिया। ठीक है, सच दैट रिजल्टेंट मेरे पास मिनिमम आ गया। हमारी बात, तो अगर मेरे पास फर्स्ट वेव ऐसे दिखाई दे रही है, पार्टिकल P पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था, तो सेकंड वेव के हिसाब से पार्टिकल P जो आएगा वो नेगेटिव एक्सट्रीम पे आना चाहिए। कैसा आना चाहिए था मेरे पास? नेगेटिव एक्सट्रीम। मतलब जहां पे इसका पॉजिटिव है वहां पे इसका नेगेटिव है, जहां पे इसका पॉजिटिव है वहां पे उसका नेगेटिव। समझ में आ रही ना बात? समझा नहीं समझा? ठीक है, तो दिस इज माइनस इक्वल सच दैट मेरे पास रिजल्टेंट कितना आ रहा होगा सर? रिजल्टेंट आ रहा होगा मेरे पास प्लस A1 माइनस A2। रिजल्टेंट विल बी A1 माइनस A2। ठीक है, मिनिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड। और इस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस को जब दोनों वेव्स ऐसे इंटरफेरेंस कर रहे हैं सच दैट मिनिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड आ रहा है, दैट इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमारी बात, दैट इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमारी बात, ठीक है। हाँ भाई, तो मुझे ये समझ में आ गया कि मेरे पास अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आना चाहिए था तो इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ कोइंसाइड करना चाहिए था और इसका नेगेटिव उसके नेगेटिव के साथ कोइंसाइड करना चाहिए था। ठीक है, सच दैट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ रहा था और उसको अपन लोग बोल रहे थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैंने देखा था कि पॉजिटिव पॉजिटिव से मैच कर रहा है तो उसको अपन लोग बोल रहे थे इन फेस। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो पॉजिटिव नेगेटिव से मैच कर रहा है तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे? परफेक्टली आउट ऑफ फेस। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मुझे तब मिलता है जब मेरे पास परफेक्टली आउट ऑफ फेस सिचुएशन है। मेरी बात सर थोड़ी बहुत फील तो आई गई होंगी, आया नहीं? ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मुझे तब मिल रहा था सर जब मेरे पास परफेक्टली इन फेस था। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब मिल रहा था जब मेरे पास परफेक्टली आउट ऑफ फेस था। आ रही है इसमें? तो बेसिकली आपको इंटरफेरेंस जो है वो एक ये आइडिया दे रहा होता है कि दोनों वेव्स कितना परसेंटेज इन फेस थे।
समझ में आ रही बात? अगर 100% इन फेज थे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 0% इन फेज थे मतलब आउट ऑफ फेज तो वो होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर कहीं बीच में रह गया तो मेरे पास कंस्ट्रक्टिव भी नहीं डिस्ट्रक्टिव भी नहीं, कहीं बीच का एम्पलीट्यूड आ रहा है। समझ में आ रही बात? तो बेसिकली इंटरफेरेंस एक ऐसा फिनोमेना है जो आपको ये भी आइडिया दे रहा होता है कि कितने परसेंट वो दोनों वेव्स आपस में इन फेज थे। समझ में आ रही बात? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको ये भी एक आइडिया दे रहा होता है कि वो दोनों वेव्स आपस में कितने प्रतिशत इन फेज थे। समझा? ठीक है, ये बात हो गई भाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। चलिए आगे बढ़ते हैं। होपफुली आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है और उसकी फील्ड भी आ गई होंगी। हाँ, तो बेसिकली इंटरफेरेंस में क्या क्या सिचुएशन हो सकता है वो आपको मैंने समझा दिया है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। अगर कोई बीच वाला सिचुएशन है तो वो भी आप लोग आराम से हैंडल कर सकते हो, क्योंकि मुझे बायनेट का जो एक जनरल फॉर्मूला मिल चुका था। हमारी के बाद ए नेट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फा। ठीक है, अब एक छोटा सा सब टॉपिक देखते हैं। ठीक है, सब टॉपिक भी नहीं मतलब बस एक ऑब्जर्वेशन है। देखो मेरे पास बायनेट जो आया था, ठीक है, या वाइनेट छोड़ो, इन जनरल वेव की जो इक्वेशन थी वो थी मेरे पास ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस। ठीक है, वेव की जनरल इक्वेशन थी मेरे पास ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस। ठीक है, ये जो मेरे पास साइन के अंदर वाला जो टर्म था इसको अपन लोग क्या बोलते थे, फेज। इसको अपन लोग बोलते थे फेज। मान के चलो मैं फेज को फाई से डिनोट कर रहा हूँ। किससे डिनोट कर रहा हूँ? फाई से। फाई नॉट इज इनिशियल फेज, फाई इज जनरल फेज एट एनी टाइम टी एट एनी पोजिशन एक्स। तो मैं लिख सकता हूँ फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। ठीक है, अब जो हम लोग इंटरफेरेंस का फिनोमेना देख रहे थे, ठीक है, उसमें कोहेरेंट सोर्सेज देख रहे थे। कैसे सोर्सेज देख रहे थे सर? कोहेरेंट। व्हाट इज कोहेरेंट? सेम फ्रीक्वेंसी सोर्सेज। ठीक है, तो अगर मेरे पास सेम फ्रीक्वेंसी सोर्सेज है तो जो फाई 1 और फाई 2 जो रहेगा, फाई 1 और फाई 2 जो रहेगा उसमें ओमेगा की वैल्यू सेम होनी चाहिए, उसमें ओमेगा की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अच्छा, ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन मतलब जो साइन यहाँ पे रहेगा वही साइन मेरे पास यहाँ पे रहेगा। अच्छा भैया, के सेम सोर्स थे, कोहेरेंट सोर्सेस थे, उसके बाद वो सेम मीडियम में ट्रैवल कर रहे थे। अब क्योंकि सोर्स भी सेम है, मीडियम भी सेम है, तो के की वैल्यू भी दोनों के लिए सेम रहेगी। टी क्या है सर? टी इज द टाइम फ्रॉम विच द वेव इज ओरिजिनेटेड। ठीक है, टी वो वाला टाइम है जिसके बाद वेव ओरिजिनेट हुई थी। हमारी बात, टी वो टाइम है जहां से वेव मेरे पास ओरिजिनेट हुई थी। ठीक है, अब क्या जरूरी है कि जिस टाइम पे आपने पहला सोर्स का स्विच ऑन किया उसी टाइम पे दूसरे सोर्स का स्विच ऑन किया? क्या ऐसा कोई कंपल्शन था क्या इंटरफेरेंस में? नहीं सर। मतलब जिस टाइम पे पहले सोर्स की वेव निकली होंगी जरूरी नहीं कि उसी टाइम पे सेकंड वेव की सेकंड सोर्स की वेव निकली होगी। समझ बात? मतलब दोनों के लिए जो टाइम जो है वो अलग अलग होगी। जैसे कि टी इज इक्वल टू 0 पे मैंने पहले सोर्स की वेव निकाली, 5 सेकंड के बाद मैंने इसकी वेव भेजी, तो कुछ टाइम डिफरेंस आ गया। तो क्या दोनों के टाइम का फैक्टर सेम रहेगा क्या? नहीं सर, दोनों के टाइम का फैक्टर अलग अलग हो सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं एक्स पोजीशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जब वेव की बात कर रहा हूँ तो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अब जो मैं एक्स सोच रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास सोर्स S1 यहाँ पे था, सोर्स S2 मान के चलो, हाँ यहाँ पे है सोर्स S2 यहाँ पे, और मैं इस पॉइंट पे इंटरफेरेंस देखना चाहता हूँ। मैं मान के चलो पॉइंट ए पे इंटरफेरेंस देखना चाहता हूँ। समझ में बात? किसी भी पॉइंट को मैं ले सकता हूँ, तो मैंने पॉइंट ए ले लिया। तो पॉइंट ए के लिए जो सोर्स 1 से वेव निकल रही है वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने वाली है, और पॉइंट ए के लिए जो सोर्स 2 से वेव निकल रही है वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है। दिस इज मान के चलो x1, दिस इज मान के चलो x2। इसका मतलब फॉर डिफरेंट पॉइंट्स क्या x1 और x2 की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी? जरूरी है क्या? नहीं सर, सेम हो भी सकती है और अलग भी हो सकती है। समझ आ रही बात? मतलब ये जरूरी नहीं है कि दोनों वेव्स के लिए मेरे पास x की वैल्यू सेम रहेगी, वो अलग भी हो सकती है, x1 x2। समझ में आ रही बात? सोर्स 1 के हिसाब से मैं x1 डिस्टेंस वाला पार्टिकल देख रहा हूँ, सोर्स 2 के हिसाब से मैं x2 डिस्टेंस वाला पार्टिकल देख रहा हूँ। समझ में आ रही बात? समझा नहीं समझा?
ठीक है। तो दोनों के मेरे पास x की जो वैल्यू है वो अलग अलग हो सकती है, x1 x2, सोर्स 1 के हिसाब से x1 डिस्टेंस वाला पार्टिकल, सोर्स 2 के हिसाब से x2 डिस्टेंस वाला। हाँ भाई, अगर मैंने कहीं बीच में लिया होता तो जितना डिस्टेंस इसका था उतना डिस्टेंस इसका था, मतलब उस केस में x1 और x2 बराबर है, ठीक है। लेकिन हमेशा बराबर रहेगा जरूरी है नहीं सर, इस वजह से मैंने अलग अलग लिया। अच्छा, फाई नॉट इज द इनिशियल फेज। अब क्या जरूरी है कि मेरे पास इनिशियल फेज दोनों का सेम रहेगा? नहीं सर, हो सकता है एक में जो है मेरे पास इनिशियल फेज किसी का 0 था, दूसरे का इनिशियल फेज पाई था। हमारी बात, तो अगर एक ऊपर से शुरू हो रही है तो दूसरी नीचे से शुरू हो रही है, हमारी बात, तो इनिशियल फेज में डिफरेंस आ सकता है। हमारी बात समझा नहीं समझा? इसका मतलब दोनों वेव्स में, ठीक है, दोनों वेव्स में जो फेज आ रहा है, ठीक है, दोनों वेव्स में जो फेज आ रहा है उसके बीच में अगर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, अगर दोनों वेव्स के फेज के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो वो किस किस फैक्टर की वजह से डिफरेंस क्रिएट हो सकता है? या तो टाइम की वजह से डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, या फिर पोजीशन की वजह से डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, या फिर फाई नॉट की वजह से डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। हमारी बात, ठीक है। इसका मतलब जब मैं इंटरफेरेंस पढ़ रहा हूं तो मेरे पास जो फेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है या तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में हो सकता है, या फिर एक्स के रिस्पेक्ट में हो सकता है, या फिर फाई नॉट के रिस्पेक्ट में हो सकता है। सर हमारी बात, ठीक है, समझा नहीं समझा? कोई डाउट? बहुत बढ़िया, ठीक है। याद होगा आपको जब मैंने इंटरफेरेंस की इक्वेशन लिखी थी दोनों वेव्स की, तो एक इक्वेशन लिखी थी a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, एक इक्वेशन लिखी थी a sin sin ओमेगा t माइनस के एक्स, y2 लिखा था a2 sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। और मैंने क्या बताया था? फाई नॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। मान ये दूसरे वेव की फेज है फाई 2, ये पहले वेव की फेज है फाई 1, तो फाई नॉट इज फाई 2 माइनस फाई 1, फाई नॉट इज फाई 2 माइनस फाई 1। तो फाई नॉट इनिशियल फेज नहीं था, फाई नॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द फेज। हमारी बात, ठीक है, फाई नॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द फेज। और डिफरेंस बिटवीन द फेज किस किस फैक्टर की वजह से आ सकता है? टाइम की वजह से, एक्स की वजह से, या इनिशियल फेज की वजह से। मतलब ये जो फाई नॉट जो डिफरेंस जो है दैट इज डेल्टा फाई। डेल्टा फाई कैन बी क्रिएटेड ड्यू टू टाइम डिफरेंस, पोजीशन डिफरेंस, या फाई नॉट डिफरेंस। समझ में आ रही बात? ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। आज आपको कुछ मैं होमवर्क दूंगा इंटरफेरेंस के बारे में, वो आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करके नेक्स्ट अपन लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्टैंडिंग वेव्स। उससे पहले आपको एक छोटा सा टॉपिक मैं बताऊंगा, वेव फ्रंट। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग है, और आगे जाके एप्लीकेशन में आएगा, ठीक है ना। चलो, गुड।